भारत सरकार के मंत्री माननीय सत्यपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिन्हें सम्मानित किया, ऐसे हमारे भारत की चारों होनहार बेटियां, यहाँ पर सभागार में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित लोग जिनको हमने पुरस्कार दिया, ऐसे सभी पुरस्कारर्थी, नवभारत और Y4D परिवार के सभी परिवारजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नवभारत का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही सार्थक कार्यक्रम नवभारत ने आयोजित किया और इस कार्यक्रम को हमारे इन युवा प्रतिभाओं तक पहुंचाने का काम Y4D ने किया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस समय प्रफुल्ल निकम जी मेरे पास आए थे और एक प्लेटफॉर्म हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और मेरे हाथों से उन्होंने वो लॉन्च किया था, उस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होगा और इतने अच्छे लोगों को ये प्लेटफॉर्म इतनी सारी प्रतिभाओं को हमारे सामने लाएगा। हम लोग ये मानते हैं कि भारत, हमारा देश एक ऐसे संक्रमण की अवस्था से जा रहा है कि जहाँ पर एक और असीमित संभावनाएं हैं और दूसरी ओर हमें कई चुनौतियां भी सामने दिख रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम तो युवा उसी को कहते हैं कि जो चुनौतियों का सामना करते हुए इन असीमित संभावनाओं को यथार्थ में परिवर्तित करे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, जिन्हें पुरस्कार दिया है, वे सारे युवा ऐसे हैं कि जिन्होंने इन संभावनाओं को समझा, उसको ग्रहण किया और अपने कार्य के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे, अपने तेज के भरोसे उन्होंने इन संभावनाओं को यथार्थ में बदला। और जब हम नवभारत की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो ये न्यू इंडिया है क्या? मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसा भारत है कि जिस भारत में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा भारत जिस भारत में हर व्यक्ति अपने आप को विकसित कर सकता है, इस प्रकार का अवसर उसके पास है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग एक ऐसे दौर से जा रहे हैं जिस दौर ने हर चीज को, हर संभावनाओं को हमारे लिए एक ऐसा मौका दिया है कि उसको हम सच में बदल सकते हैं। आज हम लोग जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि कल्पनाओं को पंख होने चाहिए। पहले कल्पनाओं के पंख केवल कागजों में हुआ करते थे, कहानियों में हुआ करते थे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने कल्पनाओं के पंख सच में साबित किए हैं। हम उन पंखों को लेकर केवल अपना जीवन नहीं, दुनिया बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कहते हैं और भारत को एक युवा ताकत के रूप में देखते हैं, जिसका उल्लेख किया गया कि 2020 में हमारी औसत आयु 29 साल होगी, तो ये जो युवा देश है, कोई भी देश केवल युवाओं के कारण महान नहीं होता।
उन युवाओं को मानव संसाधन में जब देश परिवर्तित करता है तब देश महान होता है। और ये मानव संसाधन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया केवल किसी व्यवस्था के भरोसे नहीं चलती। तो हमने ये देखा है कि दुनिया के विकास के इतिहास में, चाहे वो यूरोप का विकास हो, चाहे अमेरिका का विकास हो, चाहे कोरिया का विकास हो, जापान का विकास हो, चीन का विकास हो, ये सारी विकास की प्रक्रिया में उस समय वहां पर जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति ने व्यवस्थाओं को खड़ा किया है। अपनी ताकत के भरोसे, अपनी हिम्मत के भरोसे, अपने कमिटमेंट के भरोसे और अपनी कल्पना शक्ति के भरोसे उस देश को खड़ा करने का काम उन लोगों ने किया। और मैं उसी प्रकार की युवा शक्ति को आज भारत में देख रहा हूं, वही संभावना भारत में देख रहा हूं। और मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि हम जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ये कोई अक्षुण्ण नहीं है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है, ये कोई 100 साल तक हमारे साथ नहीं रहेगा। तो भारत की इस विकास की यात्रा में अगले 15 साल 2035 तक ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब तक हमारा कर्व ऊपर जाएगा। 2050 में हमारे डेमोग्राफी का जो कर्व है ये एक प्रकार से मॉडरेट होगा, और उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड ये भारत के पास नहीं, उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड ये अफ्रीकन देशों के पास होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश की विकास की प्रक्रिया में चंद वर्ष हमारे पास बचे हैं, और अगर इन चंद वर्षों को हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये ट्रेन अगर छूट गई तो अगले 200 साल वो वापस नहीं आएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये 15, 20, 25 साल जो है वो इसी पीढ़ी के जीवन के 15, 20, 25 साल है। और इन 15, 20, 25 सालों में देश को अगर हम बना सकते हैं तो देश बनेगा, और अगर हम नहीं बना पाए तो फिर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जब इस प्रकार की सारी युवा शक्ति को मैं देखता हूं, हमारे अवॉर्डीज को जब मैं देखता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया उसको देखता हूं, तो मुझे प्रेरणा मिलती है। मेरे मन में विश्वास जगता है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता, इसकी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। जहां पर इतनी ऊर्जा हो, जहां पर लोग इतनी तेजी के साथ अपने रास्ते ढूंढ रहे हो, उस देश को कोई रोक नहीं सकता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम अपने जीवन में तो आगे बढ़े, पर साथ साथ हमारे समाज का, हमारे देश का विचार भी हमारे मन में हमेशा रहे। मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद जी की बातों को सामने लाने की कोशिश करता हूं, और मद्रास यूनिवर्सिटी में उस समय स्वामी विवेकानंद जी गए और वहां के युवाओं के सामने उन्होंने भाषण किया, और उन्होंने कहा कि आप लोग देशभक्त हैं? तो कई लोगों ने कहा हाँ जी हम देशभक्त हैं। उन्होंने कहा क्या किया आपने देशभक्ति के लिए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। स्वामी जी ने कहा कि मैं देशभक्ति के 3 सोपान आपको सब बताना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा हम सीमाओं पर लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, ये तो देशभक्ति है ही। देश अगर स्वतंत्र नहीं है और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं तो वो भी बड़ी देशभक्ति है। लेकिन शायद हर व्यक्ति उसके लिए लड़ नहीं सकता, हर व्यक्ति देश की सीमाओं पर नहीं लड़ सकता। और इसलिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो आपको देशभक्त बना सकती है। और स्वामी जी ने कहा आप युवा है तो कभी अचानक रात में आपकी नींद खुल जाती है और आप परेशान हो उठते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, और आपके मन में विचार आता है, आपके मन में एक भावना तैयार होती है, ऐसी भावना कि जो भावना आपको सोने नहीं देती। जब आप देश की अवस्था को देखते हो, देश की बीमारी, देश की भूखमरी, देश की अराजकता, देश में जातिवाद, देश में गरीबी, ये सारी चीजें देखने के बाद क्या आपको ऐसा होता है कि आपकी नींद उड़ जाती है और आप उसके बारे में सोचते हो
अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो आप देशभक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ते हो। और स्वामी जी ने कहा कि केवल सोचकर नहीं चलेगा। तो क्या ऐसा होता है कि रात को अचानक आप जागते हो, देश की गरीबी, देश की भूखमरी, देश की बीमारी, ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, जातिवाद को देखते हुए आपको नींद नहीं आती और आपके मन में ये विचार आता है कि मैं इसको बदलने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूं। अगर ये विचार भी आपके मन में आता है तो आप देशभक्ति की दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो। और स्वामी जी ने कहा कि आपको रात में अचानक नींद खुल जाए, आपको पसीना आए, देश की अवस्था को देखकर, देश की गरीबी को, भूखमरी को, बीमारी को, जातिवाद को, या सारी चीजों को देखने के बाद आपको ये लगे कि मैंने कुछ करना चाहिए, और आप वहां पर रुकते नहीं हो। जितनी आपकी क्षमता हो, छोटी सी छोटी क्यों ना हो, एक योजना बनाकर इन चीजों से लड़ने के लिए आप जमीनी हकीकत में कोई ना कोई अगर काम करते हो तो आप देशभक्त हो। देशभक्ति की तीसरी सीढ़ी आप चढ़ते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश की सीमाओं पर तो हमारे जवान लड़ रहे हैं और हमारे देश को उन्होंने सुरक्षित रखा है। हर व्यक्ति को सीमा पर जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज देश स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश में आज भी हमको कहीं ना कहीं भूखमरी मिलती है, कहीं ना कहीं बीमारी मिलती है, कहीं ना कहीं जातीयता मिलती है, कहीं ना कहीं गरीबी मिलती है। इसके खिलाफ क्या हम लड़ाई लड़ सकते हैं? जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोटा सा नारा दिया क्लीन इंडिया का, बड़ी छोटी सी बात थी। एक और देश मंगल ग्रह पर यान भेज रहा था और दूसरी ओर देश की 50% आबादी को अपने घर में शौचालय भी नहीं था। इस प्रकार की विडंबना को दूर करने का काम आज क्लीन इंडिया के माध्यम से हो रहा है। एक और देश इतनी प्रगति कर रहा है कि दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स में सबसे ज्यादा लोग भारत के हैं, और वहीं दूसरी ओर भारत में बसने वाले गरीबों की यह हालत है कि भारत के 40% लोग अपने मकानों तक बना नहीं पाते। उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना भी नहीं है। और उसके लिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना के माध्यम से हर गरीब को घर देने का प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं ये सारी चीजें जो कभी छोटी छोटी लगती थी, इसमें इनोवेशन की आवश्यकता है। आज एक टॉयलेट जब कोई ऐसा इनोवेशन करता है कि एक दिन में खड़ा होता है, इसमें कम से कम पानी लगता है, जिसको कम से कम मेंटेनेंस लगता है, तो उससे न केवल एक परिवार को हम लोग आरोग्य देते हैं, उसके साथ साथ एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी खड़ी करते हैं। सोशल इनोवेशन की आवश्यकता है। तो क्या हमारे जीवन में हम लोग ये तय करें कि हम देशभक्त बनना चाहते हैं और देश की समस्याओं के ऊपर छोटा सा क्यों ना हो, हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा, जिस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से इस देश को हम बदलेंगे। अगर ये विचार हमारे मन में आएगा तो मैं ऐसा मानता हूं भारत की युवा पीढ़ी 15 साल नहीं 5 साल में भारत को बदलेगी और दुनिया के सबसे अच्छे देश के रूप में हम भारत को स्थापित कर पाएंगे। और उसी शुभकामनाओं के साथ आज जिनको पुरस्कार मिला है उनसे प्रेरणा पाकर मैं उनसे ये निवेदन करता हूं, आप प्रेरित होइए, औरों को प्रेरित कीजिए और इसी प्रकार से देश को बदलने का काम कीजिए। मैं नवभारत का और Y4D का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।